हेलो हेलो टू ऑल एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। एंड माय जिस भी टाइम में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। होप्स हो कि आप सब लोग ठीक होंगे। और इसी होप के साथ कि आपने मेरी यार बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 3 जो मैंने कल ही अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट फिज़िक्स नेक्सस पे, पैराबोला के ऊपर बेसिकली वो वीडियो थी मेरी। होप्स हो कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आप बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं मेरे फर्स्ट लेक्चर के साथ। और आज हम इसमें थोड़ा सा तो कह सकते हैं कि यार कॉन्फिडेंस अब आपको आने लग गया होगा बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में। ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस कैसे प्लॉट्स होती हैं, पैराबोलिक कर्व कैसे प्लॉट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कर्व कैसे होते हैं, और स्ट्रेट लाइन के कर्व कैसे प्लॉट कर सकते हैं, स्लोप, इंटरसेप्ट वगैरह वगैरह चीज़ें निकालनी अब आपको आ गई होंगी धीरे धीरे। तो आज मैंने कहा था आपको इस प्लेलिस्ट में बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की 4 से 5 वीडियो रहने वाली हैं। तो आज ये चौथी वीडियो बेसिकली मैंने कहा था, जैसे आपको प्रॉमिस किया था, कि वेक्टर्स के ऊपर है। अब वेक्टर्स क्या होता है ना, वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिज़िक्स के लिए। जैसे आप कोई भी चैप्टर का नाम ले लो, उसमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ तो लगेंगी ही लगेंगी। कोई भी चैप्टर, मतलब जैसे बेसिक आपका 9th के पहले चैप्टर की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? बेसिकली ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ तो हैं। वैसे ही आगे आगे जैसे आप बढ़ते रहेंगे अलग अलग चैप्टर, उसमें फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। सेकंड चैप्टर जो न्यूटन्स ग्रेविटी वाला चैप्टर है, वहाँ भी आपका वेक्टर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप वेक्टर पढ़े बिना पढ़े फिज़िक्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वेक्टर पढ़ना मस्ट है। और वेक्टर से पहले अगर मैं बोलूँ कि प्री रिक्विजिट किसी वीडियो का चाहिए आपको, तो वो वीडियोस होंगी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आपको वेक्टर का बेसिक्स वीडियो सीखना है तो होप्स हो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी होगी। इसी होप के साथ मैं अपनी ये आज की वेक्टर की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ यार गाइस। सो प्लीज़ कमेंट करना यार कि कैसी लगी होगी, कैसी लगेगी वीडियो। बहुत ही अमेजिंग होने वाली वीडियो, क्योंकि वेक्टर के बेसिक से वेक्टर के एडवांस लेवल तक हम चीज़ें को टैकल करना सीखेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत सारे तो नहीं कह सकता, पर एक अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा। और हो सके तो मैं इसका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा वेक्टर्स पे क्वेश्चंस का। क्योंकि वेक्टर्स के क्वेश्चन करने में क्या होता है ना, बेसिकली पहली पहली बार ये चीज़ें पढ़ी होती हैं यार। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी 9th में पहली बार ही पढ़ता है बच्चा। और बेसिकली बोर्ड लेवल पे या एनसीईआरटी लेवल पे मैं तो यही कहूँ कि वेक्टर और स्केलर के बारे में कोई खास उतनी नॉलेज मिलती नहीं है आपको एनसीईआरटी में। बेसिकली जब आप कुछ ही एक्स्ट्रा लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, एनटीएससी फाउंडेशन या फिर कोई भी ओलंपियाड लेवल की एग्ज़ाम की, एनएससीजेएस जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है, उस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है। और कोई अच्छा बच्चा ये जानना चाहता है कि वेक्टर की यूज़ कहाँ पर है फिज़िक्स में, और आगे जब आप 11th में जाएंगे तो आपको उतना हैवी आपके ऊपर भार नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिज़िक्स में आपको 11th में तो वेक्टर पढ़ना ही पड़ता है। उसके बिना काम ही नहीं चलेगा वहाँ पर किसी भी चैप्टर्स में। तो अगर आप पहले से ही पढ़ते हुए चलेंगे 9th से बेसिक से, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कमेंट करके बताना यार कि वीडियो कैसी लगेगी आपको। होनी तो बहुत वैसे अमेजिंग वाली है, बेसिक से शुरू करेंगे एडवांस तक, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं यार। देखो आज का टॉपिक क्या है ना, हमारे पास आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हम बात कर लें, जैसे लेट सपोज कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, मैंने यहाँ पर अगर मैं फ़िज़िकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, तो फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब मेरे पास किसी से भी हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास हो गया, किसी स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो गया, कोई डिस्टेंस हो गई, कोई डिस्प्लेसमेंट हो गई, करंट हो गया। और कोई भी आप फिज़िकल क्वांटिटी ले लो। फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली हमारी डिवाइड ही दो चीज़ों में होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? एक बेसिक होती है वेक्टर क्वांटिटी, और एक हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? मेरे साथ साथ यार वही एक पेन ले लेना और एक नोट्स की जो आपकी कॉपी बना रखी है आपने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की, होप्स हो कि आपने बनाई होगी। कमेंट करना यार कि आपने कॉपी बनाई है नहीं बनाई है, और नोट्स आप बना रहे नहीं बना रहे रेगुलरली मेरे साथ। उसी नोटबुक में आप नोट करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए अपने, ताकि आपके रिवीजन में वो नोट्स काम आते रहें। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ मेरे पास दो तरीके की होती हैं यार। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और वहीं पे दूसरी क्वांटिटी जो होती है हमारे पास, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आप पूछोगे यार भैया ये बताओ यार, वेक्टर को हम इतना अलग से पढ़ रहे हैं, वहीं पे स्केलर की कोई बात ही नहीं करता यार। स्केलर क्वांटिटी में ऐसा क्या नाराज़गी है हमें कि हम स्केलर क्वांटिटी की बात ही नहीं करना चाहते? स्केलर क्वांटिटी में देखो यार कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं। स्केलर क्वांटिटीज़ का मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ ना, जैसे
एग्जांपल देता हूँ। पहले तो ये समझो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। एक बेसिक से छोटी सी डेफिनेशन है, फिर छोटा सा एक पॉइंट लिख लो। स्केलर क्वांटिटी भी वो होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, MAGNI। मेरे साथ साथ लिखते रहना यार इसको बच्चों प्लीज़। स्केलर क्वांटिटी वो होती है ना जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास डायरेक्शन की को नामो निशान तक नहीं होता है डायरेक्शन का। एग्जांपल से समझाऊंगा। आप कह रहे होगे ना कि यार स्केलर को इतना डीपली क्यों नहीं पढ़ा जाता है, वहीं वेक्टर को इतना डीपली पढ़ा जाता है, ये क्या बात है, स्केलर से क्या नफरत है। कोई नफरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ा जाता है स्केलर को इतना डीपली। क्योंकि स्केलर में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। आप 8th तक यार स्केलर ही पढ़ते आ रहे हो। बताता हूँ कैसे। देखो स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, मैंने कहा इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे हमारे पास, इसके एग्जांपल दूँ मैं आपको। एग्जांपल होते हैं स्केलर क्वांटिटी के, मेरे पास मास हो गया जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया, ये सब एटसेट्रा। ये सब मेरे पास क्या होते हैं पता है, ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स होते हैं। अब जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट का मास दिया m1 इज़ इक्वल्स टू 4 ग्राम, 4 kg एक ऑब्जेक्ट का मास है। और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है मेरे पास m2 इज़ इक्वल्स टू 5 kg। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों यार दोनों ऑब्जेक्ट के मास का सम निकालो, तो आप क्या हो गया यार, ये तो बच्चों वाला चीज़ हो गया। m1 प्लस m2 डायरेक्टली कर देते हैं अपन, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5। तो अल्टीमेटली नेट ऑब्जेक्ट का मास कितना आ गया, 9 kg। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। यही आपको समझना है कि बेसिक स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे जो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास रूल, वो सब अप्लाई हो जाते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में। ऑल बेसिक अलजेब्रा रूल्स आर अप्लाई इन स्केलर क्वांटिटीज़। यहाँ पर लिख लो इस पॉइंट को यार, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑल बेसिक अलजेब्रा रूल्स, ऑल बेसिक एल्जेब्रिक रूल्स, जो भी बेसिक एल्जेब्रिक के रूल्स होते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो सारे अप्लाई होते हैं। ऑल आर अप्लाइड इन स्केलर क्वांटिटीज़, ऑल आर अप्लाइड इन स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी में ज़्यादा सोचना नहीं होता है सॉल्व करते हुए, तभी मैं कह रहा था आपने 8th से पढ़ी हैं स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। वॉल्यूम को आप डायरेक्टली ऐड करते हो, स्फीयर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम मिला के भी निकाल सकते हो आप, नेट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यार, समझ रहे हो ना। आर अप्लाइड इन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में उतनी बड़ी बात नहीं है उसको सॉल्व करना, बेसिकली ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना होता है। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है पता है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास। ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटीज़ में एक और चीज़ होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास होती हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शन से मतलब थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पहले एक दो पॉइंट्स इसमें नोट कर लो। हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस होना ही इसी वेक्टर क्वांटिटी को अलग बनाती है। अब कोई बोलता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आपसे पूछे तो आप कहोगे यार ऐसा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। मैं कहूँगा यार ये सफिशिएंट कंडीशन भी नहीं है। अब तो 11th का बच्चा सुन रहा होगा, वो कहेगा यार ये क्या बकवास है, ये सफिशिएंट कंडीशन क्यों नहीं यार, जबकि होता रियल में यही यार। वेक्टर क्वांटिटी हमें पढ़ाई से जाती है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है उसके पास भैया डायरेक्शंस भी होती है, ठीक हो गया। अब आप ये क्या कह रहे हो कि यार मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी ना हो। एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास आप 10th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो वहाँ पर करंट आता है। करंट के पास क्या होता है ना, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे एक मेरे पास तार ये है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, और दूसरी तार ये है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, और यहाँ पर नेट करंट I1 निकली, ठीक हो गया यार। करंट के पास डायरेक्शन है, देख रहे हो किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है मान लो, या फिर 3 एम्पियर करंट है, यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वेक्टर क्वांटिटी टर्म नहीं है। क्यों यार, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है फिर। इसलिए नहीं है क्योंकि एक ये कंडीशन तो है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो बेसिक वेक्टर के जो एडिशन के लॉ होते हैं, अब हाँ वेक्टर के एडिशन के लॉ होते हैं, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, दो मेजर होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है, इन्हीं दो लॉ से ऐड करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ,
इसी के बारे में आज ही की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, तो समझ में आया ना कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, जिसके पास डायरेक्शन भी होगी। इसके एग्जांपल्स की बात करें कि यार भैया इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल बहुत ही, कोई भी ले लो मोशन में, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, फोर्स ले लो, प्रेशर ले लो, ये सब इनके क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। किसके एग्जांपल्स होते हैं, बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं। इसके एग्जांपल्स में ये नोट कर लेना, वेलोसिटी इसका एग्जांपल होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इसका एग्जांपल होता है, ठीक है, और फोर्स इसका एग्जांपल होता है। ये सभी इसी के एग्जांपल होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी में। इतना वीडियो शुरू होने से पहले इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, कि एक के पास मैग्नीट्यूड होता है, एक के पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, उसमें हमारे बेसिक अलजेब्रा रूल्स लगते हैं, प्लस माइनस बॉड मास का रूल लगता है। पर वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक और थोड़ा सा और फील दिलाना चाहता हूँ वेक्टर क्वांटिटीज़ का। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक वेक्टर क्वांटिटी मान लो ऐसे डिफाइन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक वेक्टर क्वांटिटी लिखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। अभी क्या लिखा है इसको मत समझना। अब मैं कहूँ इसका सम करो, तो आप कह दोगे यार ए वेक्टर इक्वल्स टू 5j कैप। 5 सीधे 5 नहीं होगा इक्वल, ऐड ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, वीडियो देखते रहो, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको पता है 9th क्लास के किसी बच्चे को कि ये ऐड क्यों नहीं हो सकते, मतलब आपके लिए वीडियो में उतना कुछ खास रखा है नहीं, तो आप सीधे वीडियो के स्किप मार के क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकता इनका। अगर कोई ये कह दे यार इसी क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख दूँ कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, मैं कहूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2i कैप इंटू 3j कैप। अगर कोई इसका आंसर 6 दे रहा है, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। मतलब आपको वेक्टर नहीं आता, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। अब ये वीडियो मैं कैसे बनाने वाला हूँ, वेक्टर्स के मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ, 4, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, ठीक है। वेक्टर के पहली वीडियो में मैं वेक्टर का बेसिक ही रखने वाला हूँ, बेसिक पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, बेसिक ही रखने वाला हूँ। और दूसरी वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में अच्छे लेवल पर डिस्कस करूँगा। क्रॉस प्रोडक्ट कॉमा डॉट प्रोडक्ट, अभी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो का ये ढंग रहने वाला है। एक ही वीडियो में वेक्टर ख़त्म नहीं करा जा सकता, खासकर 9th लेवल का भी, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं यार बेसिक आज के अपन के वेक्टर के वीडियोस को। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वेक्टर का नोटेशन क्या होता है यार, मतलब कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। भैया बच्चों को ये तो पता चले कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, 2 + 3 5 लिख देते हैं, वैसे ही वेक्टर को दिखाने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो यार वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन, ठीक हो गया। वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इंग्लिश में। यूजुअली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप लिखते रहना मेरे साथ, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर, बोल्ड मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है। थोड़ी बहुत डेफिनेशन देनी पड़ती है रिवाइज करने के लिए। अगर एग्जांपल दूँ उसके, जैसे मेरे पास कोई कैपिटल ए एक वेक्टर है तो इसके ऊपर ये साइन आ जाएगा, बी एक कैपिटल वेक्टर है तो ये साइन आ जाएगा, सी एक कैपिटल वेक्टर है तो इसके ऊपर ये साइन आ जाएगा, एट्सेट्रा। ये जो ऊपर कैप जैसी बना रखी है ना, यही सिंबल होता है वेक्टर का, ठीक है, वेक्टर्स सिंबल। इसी से हम पहचानते हैं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। इसके बिना हम जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दर्शाना है, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेसिकली आगे डिस्कस करेंगे, बस ये समझ लो कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, मेरे साथ लिखते रहना बिल्कुल, मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर लिखने वाला बहुत काम है आज, ऑफ वेक्टर ए is represented by ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। वेक्टर वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी,
पॉजिटिव होने वाली है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है हमारे पास वेक्टर का। अब आप कहोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यार, ग्राफ से बड़ी मुश्किल से तो छुटकारा मिला था। कुछ नहीं होता ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं बस एक बता रहा हूँ। अगर किसी भी वेक्टर को आपको थीटा एंगल पर रखना है, जैसे अपने पास ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मान लो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। यार मैं बिल्कुल रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, कोई ग्राफ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। ये मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, ये एक वेक्टर होता है और ये एंगल कितना है, थीटा। अब ये जो ए वेक्टर के आगे जो कैप लगाए ना, ये कैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है पता है आपको? बताता हूँ। द लेंथ, एक थोड़ी सी इंग्लिश में बोलूँगा, समझ सको तो समझ जाना, वरना हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रेस्पेक्टिवली। समझे? लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। ये जो वेक्टर की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, मान लो ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपन के पास लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये जो डायरेक्शन है एरो की, रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वेक्टर की डायरेक्शन को, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर की। वेक्टर की हमारे पास डायरेक्शन क्या है? रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब एक वेक्टर के बारे में जनरल चीज़ जानना सीख लो। एक वेक्टर के पास पूंछ भी होती है और वेक्टर का सर भी होता है। नॉट फनी, बट ये बहुत ही बेसिक होता है वेक्टर के बारे में डिस्कस करने के लिए। जनरल नोटेशन ही यही है कि आपको वेक्टर की हेड और टेल के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप वेक्टर का एंगल वैंगल निकालने में थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे यार ये हेड क्या है यार, टेल क्या है, क्योंकि जिसने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ रखा है उसको तो ये पता होगा कि यार बेसिक हेड क्या होता है वेक्टर का, टेल क्या होता है। अगर आपको हेड और टेल नहीं पता है तो आपको पास बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपको दो वेक्टर दिए होंगे मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको हेड और टेल की वैल्यू कहाँ पर पता लगेगी, मतलब आपको कहाँ पर जानने को मिलेगा कि हमें हेड और टेल वेक्टर का पता होना चाहिए। वो बेसिकली वहाँ पर जानने को मिलेगा यार, कभी भी देखो, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने सपोज एक वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ले रहा हूँ मैं, ए वेक्टर ले रहा हूँ, ये मैंने अपन के पास ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर है। ये जो पार्ट होता है पीछे वाला पार्ट, इसे बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। टेल मतलब तो पता ही होगा यार, पूछ पूछ, टेल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है एरो वाला डायरेक्शन वाला, ये होता है सर। सर मतलब हेड ऑफ अ वेक्टर, हेड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। फ़नी नहीं है, बस याद होना चाहिए कि इसको हेड बोलते हैं और ये इसको टेल बोलते हैं। बस ये है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा फ़नी भी है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो पता नहीं लगेगा, पर जैसे जैसे आप एंगल वैंगल निकालेंगे बेसिक बेसिक, तब आपको पता लग जाएगा कि ये कितना ज़्यादा हमारे पास क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये नहीं आता ना तो वेक्टर का खेल ही नहीं आता है भैया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे यार? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, मान लो एंगल थीटा है, मान लिया, थीटा भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, पर मैंने कहा था कि जनरली सभी केसेस में हम क्या मानते हैं, थीटा क्या होता है पता है हमारे पास? थीटा बेसिकली बहुत फेमस होता है। जबकि आपने एट्थ में भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पर भी थीटा बीटा आया होगा, तो थीटा हमारे पास बहुत फेमस क्वांटिटी हो जाती है। अब थीटा कैसे पता लगेगा? जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल जानना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर को या तो टेल से टेल ज्वाइन कर देते हैं, या फिर हम उस वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बोथ द वेक्टर आर ड्रॉइन फ्रॉम अ पॉइंट इन सच अ मैनर दैट एरो ऑफ बोथ द वेक्टर आर आउटवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। समझ रहे हो? एरो उस पॉइंट से आउटवर्ड बाहर की तरफ होनी चाहिए और टेल से टेल मिली हुई होनी चाहिए, या फिर हेड टू हेड मिला हुआ होना चाहिए। अगर किसी वेक्टर की टेल से उसका हेड मिला है तो आप उसका वेक्टर का एंगल इतनी ईजिली जज नहीं कर सकते। जैसे मैं कोई भी एक वेक्टर बनाऊँ आपके सामने, मैंने दो वेक्टर बनाए, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख दूँ यहाँ पे, टू फाइंड the angles between two vectors, to find the angles between two vector, angle between two vector, to find the angle between two vector are drawn इस तरीके से ड्रॉन होने चाहिए, सच आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट,
आर ड्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इन सच अ मैनर दैट, इन सच अ मैनर, किस मैनर में जुड़े हुए होने चाहिए, इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर दैट एरोज ऑफ बोथ द वेक्टर, एरोज ऑफ बोथ द वेक्टर्स, both the vectors are outward from the points, are outward from the points, are outward from the points। ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं दो वेक्टर लेता हूँ, कोई भी दो वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक मिनट, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने अपने पास यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं बेसिकली, एक वेक्टर लिया मैंने, मान लो ये मेरे पास लिया मैंने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है। एक और वेक्टर ले लिया मैंने, आप बताना इसमें से वैलिड एंगल कौन सा है। ये मैंने ले लिया बी वेक्टर, ठीक है। एक एंगल बता रहा है कि ए और बी के बीच में एंगल ये होना चाहिए। एक स्टडी ये कह रही है कि ए और बीच के बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ये होना चाहिए। और वहीं दूसरी स्टडी ये कह रही है कि ए और बी के बीच में एंगल ये होना चाहिए। बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बी वेक्टर मान लो, ये ए वेक्टर मान लो, ये थीटा मान लो। तो कौन सी स्टडी करेक्ट है? जिसने इसका आंसर दिया है मतलब उसने वीडियो को ध्यान से सुना है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर की, बी वेक्टर की टेल क्या है, बी वेक्टर की टेल भैया ये है। ए वेक्टर की पूंछ कहाँ है? ए वेक्टर की पूंछ भाई साहब यहाँ पर है। तो पूंछ से पूंछ जहाँ मिली है वो एंगल थीटा है। पूंछ से पूंछ मिली है वहाँ कहाँ, जहाँ पे वो एंगल थीटा है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ जहाँ पर मिल रही है वो एंगल क्या है? थीटा। पूंछ से पूंछ जहाँ पर मिलेगी वो एंगल कितना होगा? थीटा। लिख लेना यार, नोट्स छोटे 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 नोट्स काम आते हैं। अब ये एंगल थीटा क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी वेक्टर का क्या था? हेड था, सर था किसी वेक्टर का। तुमने सर को किसी वेक्टर के किससे जोड़ दिया? टेल से जोड़ दिया। तो ये एंगल थोड़ी ना होगा उन दोनों वेक्टर के बीच का। ये एंगल थोड़ी हो सकता है उन दोनों वेक्टर के बीच का, बल्कि ये एंगल हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर दो वेक्टर ऐसे मिले हुए हैं ना तो ये उनके बीच का एंगल कभी भी नहीं होगा। जबकि ये उनके बीच का एंगल कहना बिल्कुल सही है। मान लो अगर ये एंगल लेट सपोज 60 डिग्री होता तो ये भी एंगल 60 डिग्री होता, जबकि ये 60 डिग्री लग ही नहीं रहा है। ये अप्रॉक्सी 120 की इक्वल लग रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। 60 डिग्री जबकि हो सकता है अप्रॉक्स। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल नहीं होगा तो ये एंगल होगा। कभी भी अगर हेड टू टेल जुड़ा है ना तो ये मत समझना कि उस एंगल, उस वेक्टर का थीटा ही नहीं निकाला जा सकता। बस जिस तरीके से आप निकालोगे वो तरीका गलत हो सकता है। ऐसा मत कह देना कि किसी से भी, अगर किसी वेक्टर का यार मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी वेक्टर का अगर हेड टू टेल जुड़ा है तो उस वेक्टर का एंगल ही नहीं निकाला जा सकता। नहीं, एंगल निकाला जा सकता है उस वेक्टर का, पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वहाँ पर सही करना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट सही करना पड़ेगा? बेसिकली ये कंसेप्ट सही करना पड़ेगा कि आपको हेड टू टेल वाला एंगल नहीं देखना है, उसके पीछे जो एंगल बन रहा है वो देखना है। हेड टेल टू टेल वाला एंगल में डायरेक्टली आप कह सकते हो कि एंगल थीटा जो है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। टेल टू टेल, अब मान लो हेड टू हेड मिले हुए हैं, एक वेक्टर ये है मेरे पास, ये इसका सर है, और एक वेक्टर ये है मेरे पास, ये इसका सर है। एक मिनट, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनाने में दिक्कत हो रही है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर अपन के पास ये है। मान लो ये बी वेक्टर था, मान लो ये ए वेक्टर था। अब ये इनके बीच का एंगल थीटा बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि टेल से टेल जुड़, सॉरी हेड से हेड जुड़ा है, सर से सर जुड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल बताना आ गया होगा अब आपको, होप सो। अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग भी है, और सबसे मतलब पूरी जिन जब तक आपके पास फिजिक्स है तब तक वो चीज़ यूज़ होने वाली है, वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है? यूनिट वेक्टर। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड के बारे में बताया तो था कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या क्या हिसाब होता है ना। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। समझ रहे हो? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट 1 है, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मेरे साथ साथ लिखते रहना तभी समझ में आएगा। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर का आप कहोगे यार यार यूनिट वेक्टर बता तो दिया है इसने, पर यार यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखो पहले इसका, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए के अगर ऊपर ऐसा टोपा जैसा बना रखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको पता है, ये इसे लिखा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब होता है ये लिखा है भैया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अब एक थोड़ी सा इसका फॉर्मूला जैसा होता है, ए यूनिट, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर का तो उसका फॉर्मूला होता है एक ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन नीचे आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये होता है छोटा सा छुटकू सा फॉर्मूला, पॉकेट फार्मूला, जेब में रखने वाला। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है अगेन, हैशटैग मार देते हैं इसके आगे से, हैशटैग ट्रेंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी हो गया, पता भी लग गया कैसे होता है। अब एक यूनिट वेक्टर का यार रियल लाइफ एप्लीकेशन बताओ, जैसे आपने वेक्टर का एप्लीकेशन बताया रियल लाइफ, वैसे एक यूनिट वेक्टर का रियल लाइफ एप्लीकेशन बताओ कि बेसिकली यार यूनिट वेक्टर यूज़ कहाँ पर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि यूनिट वेक्टर कहाँ पे यूज़ होता है। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है, यूनिट वेक्टर इंडिकेट्स बेसिकली एक किसी भी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक ए वेक्टर ये है, ठीक है, आपने कहा ठीक है सर यार ए वेक्टर ये है। हर एक वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर होता है जो उसकी किस को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। मतलब इसी ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी होगा, ए का ए कैप। ए कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी वेक्टर दे रखा है उसी की डायरेक्शन में एक उसका यूनिट वेक्टर हमेशा होगा जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक इसका ताबड़तोड़ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और एक और एक्सिस पता होनी चाहिए आपको, पता ही नहीं होगी शायद मैंने, वो होती है जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3 एक्सिस होगी। अब 3 एक्स एक्सिस के पास भी तो अपनी एक डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन किधर को है, एक्स एक्सिस को दिख रहा है आपको कि यार इसकी डायरेक्शन इधर है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन ऊपर को है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन इधर को है। तो अगर इन तीनों के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ पर 1 पॉइंट आता है, यहाँ पर 2 पॉइंट आता है, यहाँ पर 3 पॉइंट आता है, यहाँ पर 4 पॉइंट आता है, ऐसे इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इनके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी होगा। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन होता है कौन, आई कैप, एक्स डायरेक्शन। वाई कैप के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है अपन के पास के कैप। तो एक्स वाई एंड जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे पास आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। ओके, बहुत बढ़िया। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है उसे हम बोलते हैं ज़ीरो या फिर नल वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होती। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जीरो वेक्टर के बारे में, क्या होता है जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर, लिखना मेरे साथ, आ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ज़ीरो मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे यार जीरो का तो कोई उपयोग ही नहीं है, पर जीरो वेक्टर बहुत तगड़ी चीज़ है, बिल्कुल अलग होती है जीरो से। जीरो वेक्टर को हमेशा ऐसे लिखते हैं पता है, जीरो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड्स इज कॉल्ड अ जीरो और नल वेक्टर, इज कॉल्ड अ जीरो और नल वेक्टर, इज कॉल्ड अ जीरो और नल वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होती। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन को आप ये नहीं कह सकते यार ये डायरेक्शन लेस है। अगर डायरेक्शन लेस है तो मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ये वेक्टर की कैटेगरी में रखा किसने। नल वेक्टर को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्शन को, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो के ऊपर जो वेक्टर लगा रखा है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। ऑर्डिनरी जीरो से बिल्कुल अलग होता है, इट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी जीरो। ठीक है, ये ऑर्डिनरी ज़ीरो से बहुत ज़्यादा अलग होता है। कैसे अलग होता है, इट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी ज़ीरो टोटली, इन द सेंस दैट ऑर्डिनरी ज़ीरो हैज़ नो डायरेक्शन बट इट हैज़ डायरेक्शन विच बिकम्स इंटरमीडिएट। थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा होगी। जीरो, ऑर्डिनरी जीरो के पास क्या होता है, कोई डायरेक्शन होती है, जीरो लिख दिया। जीरो के पास कोई डायरेक्शन हुई नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, पर इसके पास डायरेक्शन होती है, वो इंटरमीडिएट हो सकती है पर इसके पास डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्शन इज़ आर्बिट्री, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, आर्बिट्री, डायरेक्शन इज़ आर्बिट्री। ओके, इट हैविंग आर्बिट्री डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट है जीरो वेक्टर नल वेक्टर, तो छोटा सा हमने डिस्कस कर लिया यार जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है बेसिकली। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
डरना मत यार कि क्या हो गया है, क्या आ गया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बस ये समझ लो कि अगर आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना आ रहा है, कोई भी वेक्टर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक बताता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर स्पेस में एक वेक्टर बताया था, यहाँ पे इसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। समझ रहे हो? अच्छे से डिस्कस करते हैं ऐसे, मैं तो बस आपको बता रहा था, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करूँगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो यार, रिजोल्यूशन ऑफ 2D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बेसिकली 2D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, 2D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। 3D रिजोल्यूशन कहाँ पढ़ेंगे सर? 3D रिजोल्यूशन अपन कॉलेज में पढ़ेंगे। अपन नहीं, जब आप लोग अच्छे कॉलेज में जाओगे किसी, तो वहाँ पढ़ते हैं अपन 3D रिजोल्यूशन। मैंने पढ़ा हुआ है 3D रिजोल्यूशन वैसे तो, पर उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी लेवल की फ़िज़िक्स की बात कर लो, 12th तक की, ओलंपियाड लेवल तक की, जेई एडवांस लेवल तक की, मेंस लेवल तक की, किसी भी लेवल में की फ़िज़िक्स में आपको 3D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। 2D रिजोल्यूशन तो बेसिक सा है, फुद्दू सा, देसी भाषा में गए तो फुद्दू सा है। 2D रिजोल्यूशन कुछ भी नहीं है। ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है, रिजॉल्व मतलब ये होता है ना कि, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई। रिजॉल्व मतलब मैं बताता हूँ आपको कैसे रिजॉल्व करना होता है बेसिकली। ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है। एक मिनट, थोड़ा सा पेज स्क्रॉल कर लिया जाए, बार बार स्क्रॉल करने में भी दिक्कत है यार। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया? और मेरे को यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है। ये मेरे पास ए वेक्टर गिवन है। ओके, ए वेक्टर गिवन है, ठीक हो गया भैया। और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? ए मान लेते हैं। इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ए कैप होगा, वो मैंने वैसे ही ले लिया, वैसे ही बोल दिया, इसका कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये वेक्टर को हम बेसिकली रिजॉल्व करते हैं परपेंडिकुलरली भी, परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं बेसिकली। ये जो फिगर बना रखा है मैंने यहाँ पे, मतलब देखो, एक एक इसका रिजोल्यूशन होगा एक्स डायरेक्शन में। अगर इन ये वेक्टर का एंगल थीटा है मान लो, तो एक इसका रिजोल्यूशन होगा एक्स डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे ए एक्स। एक रिजॉल्व होगा ये वाई डायरेक्शन में, जिसे बोलेंगे हम ए वाई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस ए वाई है, तो ये भी डिस्टेंस सेम रहेगी ए वाई। और ये डिस्टेंस ए एक्स है, तो ये भी डिस्टेंस सेम रहेगी, ये कितनी रहेगी? ए एक्स। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस भी अपन के पास कितनी रहेगी? ए एक्स। ठीक हो गया, अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन ले लो मेरे से, मैं मुँह से बोल रहा हूँ। दिस फिगर शोज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए इंटू टू ऑब्लिक वेक्टर ए एक्स एंड ए वाई। अब वो ए एक्स एंड ए वाई कैसे निकालेंगे उसकी हम बात करते हैं। ए एक्स हमेशा मेरे पास याद रखना बच्चों, ए एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है मेरे पास ए कॉस ऑफ थीटा। अब भैया ये कहाँ से आ गया यार? कुछ नहीं यार, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास? ए एक्स अपॉन ए। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपो। तो इस ट्राइंगल में मेरे पास देखो, ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, जिसके ऊपर मैं अपनी निप लगा रहा हूँ स्टाइलस की, उसमें बेस कितना है मेरे पास? बेस है मेरे पास ए एक्स, और हाइपो कितना है मेरे पास? हाइपो है मेरे पास ए। तो बेस अपॉन हाइपो करोगे तो ए एक्स अपॉन ए नहीं आ जाएगा? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो ए एक्स कितना निकल के आ गया? ए कॉस थीटा। तो अगर किसी भी वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के लिए बोले, तो उसका एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ए कॉस थीटा। वैसे ही अगर किसी भी वेक्टर को वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के लिए बोले, उसका कोऑर्डिनेट आएगा हमेशा ए साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक हो गया। यहाँ से कैसे निकाला आपने ए साइन ऑफ थीटा? कुछ नहीं करना यार, साइन थीटा इक्वल्स टू अपन लिख देंगे बिल्कुल ए वाई अपॉन ए। कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इस ट्राइंगल से देखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या बन रहा है। बहुत ही बेसिक है, हो जाएगा बिल्कुल आपसे। कुछ ट्राई करने की कोशिश करना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। मैंने आपको बट थोड़ा बता भी दिया कि कैसे होगा ये। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं आपको कि यार, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें क्या होगा कि आपको एक वेट दिया होगा, वो वेट को बेसिकली आपको रिजॉल्व करना होगा। मतलब घबराने की बात नहीं है, उतना भी कठिन क्वेश्चन वो रहने वाला नहीं है, बेसिकली आपको बस उसमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डरना मत यार बिल्कुल भी क्वेश्चन से। ठीक है, चलो एक और सस्ता क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं, और ये मेरे को एक फोर्स एफ दे रखा है। ठीक है, ये एक फोर्स का वेक्टर दे रखा है। बेसिकली फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये फोर्स एफ दे रखा है, कितना दे रखा है? एफ फोर्स दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि ये फोर्स जो है,
एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन कर दूँ, आपको अच्छे से क्वेश्चन दे दूँ। ये फोर्स कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ओके, ये बोल रहा है कि रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आ फोर्स की वैल्यू दे रखी है मेरे को 8 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। फोर्स को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व फोर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, रिजॉल्व फोर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व करना है, वर्टिकली भी रिजॉल्व करना है। बताओ हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, वर्टिकल कितना आएगा। बिल्कुल बेसिक है यार। सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल देते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होने वाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये पूरा हमें कितना दे रखा था, ये पूरा अपन को दे रखा था बच्चे एफ, ठीक हो गया। और ये इसका बेस है, बेस कितना हो गया, एफ एच हो गया। हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करना है तो एफ एच कितना होगा, एफ थीटा से, यहाँ पर वहाँ ऊपर देखना, ऊपर थीटा था तो थीटा से चिपका हुआ कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्री, तो एफ कितना है 8 इंटू एफ कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, मैंने कहा था वेक्टर्स में, तो 8/√2। सिंपल, इसको वहाँ भी रिजॉल्व कर देना, बेसिकली वर्टिकली रिजॉल्व कर देना, ये हो जाएगा एफ वर्टिकली। तो एफ वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो एफ वर्टिकली कितना आ जाएगा, सेम एफ, बस एफ के साथ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है इसके लिए, सेम 45 डिग्री। तो एफ वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना आ गया, 8 है इंटू साइन 45 में कितना हो जाएगा, 1/√2। तो कितना आ गया है, 8/√2। बस ख़त्म यार। यही तो होता है बेसिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करना कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। बस आपको ये पता होना चाहिए। इसकी एक ट्रिक बताऊँ आपको, अगर आप ये कॉस थीटा कहाँ पर होगा, साइन थीटा कहाँ पर होगा ये भूल जा रहे हो, तो मेरी एक बेसिक ट्रिक याद रखना, जो हमारे भी मैंने अपने टाइम पे याद रखी थी जेई के टाइम पे। वो ये ट्रिक थी कि अगर कोई भी ऐसा वेक्टर दे रखा है, मेरे को रिजॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती थी, पता है कि कौन सा कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा। ये मान लो कोई भी ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होकर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट बताओ, ए का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, अगर ये एक्स वाले में रिजॉल्व होगा तो वो आता है हमेशा ए कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके साथ आता है पता है, जहाँ पर भी एंगल चिपका हुआ होगा ना, चाहे तुम इसको उल्टा पुल्टा कैसे भी कर दो, चिपकी हुई साइड के साथ। यहाँ पर थीटा एंगल नहीं है, थीटा एंगल यहाँ पर चिपका हुआ है, तो एक्स एक्सिस के साथ भी चिपका हुआ, तो चिपका जहाँ पर है वहाँ पर उसके साथ कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। जहाँ पर थीटा चिपका है उसके साथ कॉस थीटा। जो अलग से है ये वाई एक्सिस में, अगर इसका कंपोनेंट, तो वाई एक्सिस के साथ आ रहता है मेरे पास ए साइन थीटा। जहाँ पर थीटा चिपका हुआ है वहाँ पर कॉस थीटा। जहाँ पर थीटा नहीं है, जहाँ पर थीटा थोड़ा सा अलग है, जहाँ पर थीटा नहीं दिख रहा वहाँ पर आ जाता है अपन के पास साइन थीटा। ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हो। ठीक हो गया, नोट कर लेना इसको। मैं अभी इस पॉइंट के लिए रेस कर रहा हूँ उसको। इसी ट्रिक से मैंने याद करा था और मेरे को याद भी हो गया था ईजिली, कभी दिक्कत भी नहीं आई उतनी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि अगर ये भूल जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ भूल गए मतलब आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर को आप इक्वल कैसे कर सकते हो। मतलब आप कब कहोगे कि मेरे पास, जैसे लेट सपोज वेक्टर, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे पता है, टू वेक्टर आर इक्वल व्हेन देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड देयर डायरेक्शन इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं अपन इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, यार दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, एटलीस्ट भैया ये तो बताओ कि यार दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। अब मैं कोई भी एक रीज़न ले लेता हूँ, बड़ा सा रीज़न लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन वेक्टर बनाए। एक वेक्टर मैंने बनाया पी वेक्टर, एक वेक्टर मैंने, सॉरी यार ये कभी भी ये स्टाइल है इसका, बटन दब जाता है ना सब उल्टा पुल्टा हो जाता है बिल्कुल। एक वेक्टर पी वेक्टर है, एक वेक्टर मैंने बनाया क्यू वेक्टर, और एक वेक्टर मैंने बना दिया आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इन दोनों की डायरेक्शन इधर को है। अब मैं चार ऑप्शन दूंगा आपको, उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। इन तीनों वेक्टर की लेंथ इक्वल है, ठीक है, लेंथ इक्वल है। इन तीनों वेक्टर की क्या है, लेंथ आर इक्वल। तीनों वेक्टर की लेंथ आर इक्वल, लेंथ आर इक्वल। ए ऑप्शन ये है कि जो पी वेक्टर है, ए ऑप्शन मेरे से कह रहा है कि मेरे पास तीनों वेक्टर इक्वल हैं, पी वेक्टर इक्वल क्यू वेक्टर इज इक्वल आर वेक्टर। बी ऑप्शन मेरे से कह रहा है कि पी वेक्टर जो है वो क्यू वेक्टर के बराबर नहीं है, बल्कि क्यू वेक्टर और पी वेक्टर आर वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर मेरे से कह रहा है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इक्वल, पी वेक्टर और ना ही पी वेक्टर क्यू वेक्टर के इक्वल है, ना ही आर वेक्टर, कोई किसी के इक्वल नहीं है। डी ऑप्शन मेरे से ये कह रहा है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इक्वल हैं पर वो आर वेक्टर के इक्वल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। इफ़ यू हैव टेक ऑप्शन नंबर डी, देन यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा था, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर कब इक्वल होंगे, व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इक्वल, व्हेन देयर
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इक्वल. ओके, व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इक्वल. ओके, डायरेक्शंस आर इक्वल. तभी दो वेक्टर इक्वल होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होगी. अब देखो, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो ऊपर को ही है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर की, बल्कि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है बिल्कुल. अगर आर वेक्टर की जगह यहाँ पर ऐसा लिखा होता ना माइनस आर वेक्टर, और यहाँ पर एक और ऑप्शन ई ऐसा दिया होता कि पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आर वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो साइन रिवर्स हो जाएगा. तब मैं कहता ई ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी. अगर डायरेक्शन अगर किसी भी वेक्टर की रिवर्स कर दी तो वेक्टर दो वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. मेरी बेसिक बात समझ गए. पी वेक्टर इस डायरेक्शन में ऊपर को था, क्यू वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर को थी, आर वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर को है, आर वेक्टर की डायरेक्शन है बिल्कुल नीचे को, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन है. तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर तो इक्वल हो जाएंगे, पर वो कभी भी किस वेक्टर के इक्वल नहीं हो पाएंगे, वो कभी भी आर वेक्टर के इक्वल नहीं हो पाएंगे. हाँ, अगर आर वेक्टर की जगह ये लिखा होता माइनस ऑफ आर वेक्टर, तब हम कहते हैं यार कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस आर वेक्टर के इक्वल हो जाएंगे कौन, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर. ठीक है, तो यार आज के लेक्चर को अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके बाद और पढ़ाने जाऊंगा तो बेसिकली इसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो बहुत ही एडवांस चीज़ है. मतलब थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेशन भी इवॉल्व होता है और थोड़ा बहुत समझाने में भी टाइम जाता है, तो वीडियो लेंथी हो जाएगा. आज का वीडियो थोड़ा सा बेसिक उसमें ही रखते हैं. वेक्टर स्केलर के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया, वेक्टर के बीच में दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं उन बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है उनके बारे में बताया, वेक्टर को नोटेट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या होता है उसके बारे में बताया, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताया, तो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताया, यूनिट वेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और नल वेक्टर, और वेक्टर का रिजोल्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बच्चों को रिजोल्यूशन में दिक्कत होती है कि एक्स एक्सिस में अगर रिजॉल्व करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सिस में रिवॉल्व करेंगे तो उसके कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी. एक एग्जांपल, एक आध एग्जांपल भी करा है, और उसके बाद लास्ट में बताया मैंने कि दो वेक्टर कभी भी अगर कोई भी कह रहा है कि वेक्टर इक्वल है, तो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उन वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा. तो होप यार कि आपको वीडियो समझ में आएगी. बहुत ही अमेजिंग वीडियो है. बेसिक्स ऑफ वेक्टर बिल्कुल आपको चमका देगा, चमक आ जाएगी आपकी आंखों में बिल्कुल. एकदम ऐसा लगेगा कि यार हाँ, आज पढ़ा सही से वेक्टर बिल्कुल. तो यार कहीं भी वीडियो में गलती हो रखी होगी तो माफ़ कर देना. वैसे गलती तो हो ही नहीं होगी. होप सो बेस्ट वीडियो रहेगा ये वेक्टर का. और बेसिक से बिल्कुल, थोड़े एडवांस तो नहीं कह सकता, आज उतना एडवांस नहीं पढ़ा है, बस बेसिक वेक्टर का इतना आइडिया दे दिया है कि हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर होता क्या है. यार वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, ये वो तो आपको आ जाएगा. सो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं यार. और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें. सबकी भलाई होनी चाहिए यार. ये मत सोचना कि खाली मैं ही देखूंगा और मैं ही टॉप मार लूँगा. बाकी बच्चों को भी वीडियो दिखाना, बाकी अपने एज ग्रुप के साथ अपने स्कूल के फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और किसी बच्चे को ज़रूरत है उसको शेयर कर देना. ठीक है, तो बेसिक से एडवांस सब कवर है इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को देख सकते हैं. और अगली वीडियो में बेसिकली वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेके आऊँगा. और पॉजिटिव कमेंट्स देना यार अपनी वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझको और मोटिवेशन आता है कि अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट टीचिंग करूँ और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ. तो आज की वीडियो में इतना ही था यार. ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.